हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर जीएस पर आधारित है, जिसमें आपके भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, जो आपके दिए गए सिलेबस पर आधारित है। तो इससे आपके जो उत्तराखंड पुलिस और अन्य तैयारियां कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ हमारे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, उसमें आपको मिल जाएगी। बाकी आपका एक्सप्लेन मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है इग्लू है। इग्लू इग्लू जो आपका शब्द है वो एक्चुअल में आता है जो ध्रुवीय प्रदेश में, उत्तरी ध्रुव में जो आपके देश हैं, खासकर उत्तरी ध्रुव में इन क्षेत्रों में रहने वाले, जो कनाडा के या उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड क्षेत्र में रहने वाले जो एस्किमो प्रजाति के लोग हैं, वो अपने रहने के लिए जो अपने घर बनाते हैं, मतलब जो बर्फ के घर होते हैं, उन्हें इग्लू कहा जाता है। ये आपके ध्रुवीय प्रदेश में बने बने छोटे छोटे घर होते हैं, जो बर्फ की सिल्लियों से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ की सिल्ली के आंतरिक और बाहरी वातावरण में कहा जाता है कि आपके 16 डिग्री से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर का डिफरेंस पैदा हो जाता है, यानी कि अंदर काफी वो गर्म हो जाते हैं अपेक्षा करते जो बाहर की ठंडी होती है उसके। तो इग्लू एस्किमो लोगों के घर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय स्थायी पवनों का उदाहरण है? स्थायी पवन भूमंडल में तीन ही है, जो आपके 0 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी बहे, ऐसी पवनों को बोलते हैं आपका व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड। और उसके अलावा 30 डिग्री से 60 डिग्री दोनों ही गोलार्धों में आपका जो पवनें बहती हैं उन्हें बोलते हैं पछुआ पवनें, और 60 डिग्री से 90 डिग्री जो पवनें बहती हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय पवनें। तीन ही पवनें आपकी स्थायी पवनें हैं, जो आपके इनमें से पछुआ पवन होगा भूमंडलीय स्थायी पवनों में। अगला, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर आपके दुनिया के सबसे बृहत्तम मंदिर समूह में से एक है, जो आपके भारतीय मंदिर स्थापत्य है उसके अद्भुत उदाहरण है। ये कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर आपकी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, और इन्हें निर्मित करा था जयवर्मा सप्तम, जो उड़ीसा के शैलेंद्र राजा हुए हैं, उन्होंने इनका निर्माण कराया था, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? कहते हैं कि जो आपका अशोक था, उसने कलिंग युद्ध के बाद जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था, तो उसे दीक्षित कराने में प्रमुख भूमिका रही थी उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु की। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये आपके जैन धर्म के तीर्थंकर दिए हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, अरिष्टनेमी का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्पगण है, महावीर स्वामी का घोड़ा नहीं है, महावीर स्वामी का शेर या सिंह है। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कुछ अभिलेख दिए हुए हैं और इनका मिलान करना है। ग्वालियर अभिलेख आपका राजा भोज का है, ये आपके महान मालवा के शासक हुए हैं भोज। जूनागढ़ अभिलेख भारत में विशुद्ध रूप से संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, रुद्रदामन शक सम्राट ने लिखवाया था, जूनागढ़ गुजरात के गिर में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में इसमें औरंगजेब ने भी अपना कुछ आपके लेख लिखवाए हैं, जो आपके प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। ऐरण अभिलेख, ऐरण अभिलेख आपका, वैसे तो कहा जाता है कि जो ऐरण अभिलेख है वो आपके जो हूण शासक थे तोरमाड़, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके लेखक को अज्ञात माना गया है। तो हूण शासक जो आपका तोरमाड़ था उससे संबंधित था ऐरण अभिलेख, जो मध्य प्रदेश के ऐरण से मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, 3 1 4 2, इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? गीता में जो निष्काम कर्म है, जिसका सबसे अधिक आपका जो विवेचन हुआ है, मतलब एक तरीके से आध्यात्मिक विवेचन, निष्काम कर्म, जिसमें हम कहते हैं कि कर्म करो, आपका फल पर आपका अधिकार नहीं है, कर्म पर है। निष्काम कर्म जो किसी आपके बिना फल की आकांक्षा से किया गया कर्म है,
उसका सबसे मतलब जो आपका शास्त्रीय विवेचन हुआ है वो तो गीता में हुआ है, लेकिन पहली बार निष्काम कर्म का जिक्र आया था ईशो उपनिषद में। ईशो उपनिषद में आपका पहली बार आपके निष्काम कर्म का आपके उल्लेख हुआ था। गीता में इसका सबसे सुंदर शास्त्रीय विवेचन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल से प्राप्त साक्ष्य सुमेलित नहीं है? सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक वगैरह मिले हैं चंद्रहुदड़ों से, सही है ये, चंद्रहुदड़ों से। और घोड़े की अस्थियां मतलब हड्डियां, सुरकोट था। बहुत सारे लोगों का कहना था कि घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, वो आर्यों का प्रिय पशु था, आर्य लेकर के आए थे उसको, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी कुछ अस्थियां मिली हैं। घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं लोथल से। जुते हुए खेत धौलावीरा से नहीं मिले हैं बल्कि कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा के हैं, न कि आपके धौलावीरा के। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण आदि विजय करने के बाद विश्व विजय की योजना बनाई थी और स्वयं सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी। तो ये आपका सही होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। भारत के संसद के राज्यसभा को यह विशेषाधिकार है कि वो राज्य सूची मतलब राज्य सूची जिसमें आपके 61 विषय हैं, उस सूची के किसी भी विषय पर 1 साल के लिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से कानून पारित कर सकती है, लेकिन वो 1 ही साल चलेगा और राज्यसभा ही कर सकती है। लोकसभा को उसमें कोई अधिकार नहीं होता, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ये आपका अनुच्छेद 249 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? महाभियोग आपका भारत के राष्ट्रपति पर हटाने के लिए चलाई जाने वाली प्रक्रिया है, ये तो है ही। महाभियोग मुख्य न्यायाधीश पर भी चलता है और सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो उसे हटाने की प्रक्रिया भी वैसी है जैसी राष्ट्रपति को, इसलिए उसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है। और किसी भी हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी वैसी है। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। राज्यपाल को हटाया जाना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका निर्भर करता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और राष्ट्रपति कभी भी इसे पद से हटा सकता है। इसके लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्व तटीय मैदान मतलब भारत के, आपने पता है कि भारत के जो ये भारत का तटवर्ती प्रदेश है, इस तटवर्ती प्रदेश का अगर हम इस दक्कन के पठार को देखें तो इस दक्कन के पठार के दोनों तरफ यहाँ पूर्व में भी आपका मैदानी भाग है, ये वाला हिस्सा, और पश्चिम में भी। एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ मैदान खुलता है, एक ये जो पूर्वी मैदान है उसके निचले हिस्से को कोरामंडल तट कहा जाता है, कोरामंडल कहा जाता है, और ऊपरी हिस्से को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, पूर्वी तट में, या कलिंग तट भी इसका नाम है। दक्षिण में आपको पता है कि ये जो आपका दक्षिण में केरला वाला है इसे मालाबार बोलते हैं, और मालाबार से ऊपर आपका कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट है। फिर ये ऊपर की तरफ गुजरात का तट है जिसे आपका कच्छ का मैदान बोलते हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र है जो ज्यादा फेमस है, पूर्व में कोरामंडल ज्यादा फेमस है, पश्चिम में मालाबार ज्यादा फेमस है। तो कोरामंडल पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? कोरामंडल तट। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जैसे ये आपका यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है, तो इसके बीच की जो भूमि है इसे कहेंगे दो आब, दो धन आब। आब का मतलब होता है नदी की उपत्यका, दो का मतलब दो, एक दो संख्या में, दो आब का मतलब, ये अरबी भाषा का शब्द है, दो आब पंजाब। तो ये जो आब शब्द है वो अरबी भाषा से आया है और इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और नाहवा सिवा दो बंदरगाह हैं, ये आपके मुंबई में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, जिसे आप क्या बोलते हो? आपका नाहवा सिवा भी बोलते हो आपके। इसी के द्वारा सूत आदि का या तेल आदि का बहुत बड़ा आपका आयात निर्यात इस तट से किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। डिस्प्ले मतलब जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसका आकार ऐसे नहीं नापा जाता है और ना ही ऐसे नापा जाता है। इसका आकार नापा जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं डायगोनली।
क्या बोलते हैं, डायगोनली। जैसे आप पूछते हो ना टीवी स्क्रीन कितने की है, 24 इंच की है, 32 इंच की है, 43 इंच, कभी ऐसे नहीं होगा, वो हमेशा इसके किस्म में विकर्ण से नापा जाएगा। तो ये आपका सही आंसर ये होगा। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि एक साधारण सा शब्द है, बग। क्या है? बग। कंप्यूटर आंकड़ों में किसी भी तरह की अशुद्धि हो उसे बग कहा जाता है। किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? बलवंत राय मेहता, ये तो पंचायती राज के लिए बनाई गई पहली समिति है भारत में। आपका एक तरीके से आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को कहा जाता है। वैसे तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है, लेकिन एक तरीके से जो आजाद भारत है उसमें सबसे पहले बलवंत राय मेहता और एल.एम. सिंघवी कमेटी, ये भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसी की सिफारिश पर पंचायती राज एक्ट बना था। राव समिति, ये भी सही है। मदन मोहन पुंची समिति नहीं है, ये तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध पर बनाई गई थी, मदन मोहन पुंची। पहला आपका सरकारी आयोग है, दूसरा मदन मोहन पुंची आयोग है जो केंद्र और राज्य संबंधों पर बनाया गया था। कौन सा एक भारत सरकार का राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति, देखो दो नीतियां होती है पैतू से संबंधित, एक तो मौद्रिक नीति है, मुद्रा का कैसे प्रचलन किया जाएगा, क्या फ्लो होगा, ये सब रिजर्व बैंक का काम है, मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार का जो खजाना है उस खजाने के पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसके संसाधनों को बढ़ाया जाए, कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च होगा, उसे राजकोषीय नीति। तो पैसा खर्च होगा सरकार का पूर्ण रोजगार को लाने में, यानी कि पैसा खर्च होगा सरकार का मूल्य स्थिरता को लाने में। मूल्य स्थिरता दोनों से हो जाता है, राजकोषीय से भी होता है और आपका मौद्रिक नीति से। अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, ये नहीं है, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, मतलब जो पैसा है और आय है उसका वितरण सभी लोगों में बराबर हो, ये भी इसका हिस्सा है। ये अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है, ये राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है। अगला, कौन सा एक मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? मानव विकास सूचकांक के 3 आपके सूचकांक है। जीवन प्रत्याशा, इसमें स्वास्थ्य वगैरह स्वच्छता सब आ जाता है। शिक्षा, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक सारे नामांकन, प्राथमिक में नामांकन से जीवन स्तर, लाइफ स्टैंडर्ड, इसमें सारे जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं जो होती हैं वो आ जाती हैं, ये सब है। लैंगिक समानता मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं होता है, वो 3 ही आधार होते हैं। लैंगिक समता सूचकांक ये अलग से जारी करता है, मतलब मानव विकास सूचकांक के साथ ही जारी किया जाता है और यूएनडीपी ही जारी करता है, लेकिन उसका आधार नहीं है, एचडीआई का आधार नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केवल इन 3 इंडेक्सों से मिलकर के बनता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसमें ठीक ठाक थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना बहुत खराब गई, भारत के इतिहास की सबसे खराब पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में भारत ने 2 युद्ध लड़े थे, आपका पाकिस्तान और चीन के साथ, और उसके अलावा कई भारत के आंतरिक ऐसी भुखमरी की जैसी स्थिति हो गई थी जिसके बाद भारत के लिए उभरना काफी कठिन था। तो इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना लिखेंगे। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम छोटे छोटे खंडों में भी आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आपके कलेक्शन लाते रहेंगे, और उसके साथ साथ आपके लिए हम हफ्ते में एक कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा 100 नंबर का जो आपका सिलेबस है और बनाने का जो तरीका है आयोग के, उस पर आपके लिए प्रश्न पत्र लाते रहें। आप हमें लगातार कमेंट करते रहिए और अपना सहयोग बनाए रखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।